हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एकेडमी क्लास है। कल के जो हम लोग क्लास में अध्ययन किए थे वो था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक, विमीय सूत्र, इन सब के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा और वैद्युत बल रेखा दोनों का अर्थ या दोनों का काम एक ही है। बस इसको अलग अलग नामों से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वैद्युत जो क्षेत्र रेखा है, समझिएगा, ये मान लीजिए कोई आवेश है और इस आवेश का ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो इस क्षेत्र में अगर कोई रेखा हम खींच रहे हैं, देखिए इस क्षेत्र में अगर हम कोई रेखा इस तरह से खींच रहे हैं, ठीक है, चूंकि ये रेखा क्षेत्र में होने के कारण इस रेखा का नाम वैद्युत क्षेत्र रेखा रखा गया। दूसरी चीज, वैद्युत आवेश जो है दूसरे वैद्युत आवेश पर जो बल लगाता है वह इसी रेखा के कारण लगाता है, इसीलिए इस रेखा को वैद्युत बल रेखा भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में होने के कारण इसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं और इन्हीं रेखाओं के कारण वो दूसरे आवेश पर बल लगाता है, इसीलिए इसको हम वैद्युत बल रेखा भी कहते हैं। तो यदि आपके सामने प्रश्न आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा क्या अलग अलग है, तो नहीं, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही है। ठीक है, अलग अलग जानने का रीजन है कि क्षेत्र में होने के कारण इसे वैद्युत क्षेत्र रेखा कहा गया और इन्हीं रेखाओं के द्वारा बल लगता है, इसीलिए इन्हें वैद्युत बल रेखा भी कहा जाता है। लेकिन दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया? वैद्युत क्षेत्र रेखा और वैद्युत बल रेखा दो राशि नहीं है, दो चीज नहीं है, दोनों एक ही है, जानने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, जानने का तरीका क्या है? अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आप अपने माँ बाप के क्या हैं? बच्ची हैं। टीचर के लिए क्या है? स्टूडेंट है, तो हम आपको स्टूडेंट कहेंगे और माँ बाप आपको क्या कहेंगे? अपनी बेटी कहें या बेटा कहें। ठीक है तो आप ही, समझना की बात, आप ही हैं, लेकिन उनके नजर में आप क्या हैं? हमारी नजर में क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, तो हम आपको स्टूडेंट कह के बुलाएं, वो आपको बेटी कह के बुलाएं, लेकिन बुला दोनों लोग किसको रहे हैं? आप ही को। तो वही चीज है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा और वैद्युत बल रेखा दोनों एक ही चीज को कहा गया है। जानने और समझने का नजरिया अलग है। वैद्युत क्षेत्र रेखा इसलिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है, अब बल रेखा इसलिए क्योंकि इसी रेखा के द्वारा आवेश क्या करता है? बल लगाता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? बल रेखा कहेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम डिफिनीशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन इसका कैसे बनता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र रेखा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र रेखा जिसके किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उस काल्पनिक वक्र रेखा को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा। उस काल्पनिक वक्र रेखा को वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, वैद्युत बल रेखा क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा से आप क्या समझते हो, वैद्युत क्षेत्र रेखा को बताइए, तो सबका अर्थ स्वर एक ही है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, या भी लिख दें किसी भी, ठीक है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो उस काल्पनिक वक्र रेखा को वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अगर इसको हम समझें तो देखिए यहां पर, ये मान लीजिए ये आवेश है, ठीक है, और ये आवेश का क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में ये एक रेखा हम खींच रहे हैं, काल्पनिक वक्र रेखा, ठीक है। अगर इस रेखा के इस बिंदु पर या इस बिंदु पर हम अगर एक स्पर्श रेखा खींचे हैं ऐसे, तो ये स्पर्श रेखा जो है, ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बतला रही है कि इस बिंदु पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या है? इधर है। अगर हम इस बिंदु पर की बात करें वैद्युत क्षेत्र रेखा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को पता करें, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींच देंगे ऐसे। ये स्पर्श रेखा बताएगी कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ये, क्योंकि आप कल ही जानते पढ़े भी थे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है? उसकी दिशा है। क्या है? उसकी दिशा है। तो दिशा हम कैसे निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे? तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसको बतलाएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींची गई है, ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींची गई है, और इस बिंदु से ये काल्पनिक रेखा क्या है? गुजर रही है। ये काल्पनिक कौन सी रेखा है? वक्र रेखा है। तो इसी काल्पनिक वक्र रेखा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। ठीक है, ये जो काल्पनिक वक्र रेखा खींची जा रही है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतला रही है, तो इसी काल्पनिक वक्र रेखा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखा
या वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम काल्पनिक क्यों? क्योंकि ये दिखाई तो देती नहीं है। ये जो रेखा है वैद्युत क्षेत्र रेखा या जो वैद्युत बल रेखा है वो दिखती नहीं है। ठीक है, इसका केवल आप क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर ये अपना क्षेत्र बना रहा है तो इसकी रेखाएं होंगी जिसके वजह से वो दूसरे पर बल लगाता है। तो इसीलिए इसको बार बार हम बोल रहे हैं काल्पनिक होती, इमेजिनरी लाइन होती है, ये दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे कोई कि वैद्युत क्षेत्र रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक प्रकृति की होती है। उसका नेचर कैसा है, काल्पनिक होता है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, चाहे वो धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र हो, उसके वैद्युत क्षेत्र में जो काल्पनिक वक्र रेखा खींची जाएगी, ठीक है, और उस काल्पनिक वक्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। तो जो काल्पनिक वक्र रेखा खींचे है ना, उसी काल्पनिक वक्र रेखा को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। ठीक है, अच्छा देखिए वैद्युत जो क्षेत्र है, कई बार तो लोग प्रश्न कर देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने इसका परिचय दिया था वैद्युत क्षेत्र का? तो देखिए माइकल फैराडे ने ही बताया था कि अगर आवेश है तो उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे आवेश की तो बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कर दिया था, लेकिन ये आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाता है, इसकी बात किसने किया था, माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न करे कि वैद्युत क्षेत्र को सबसे पहले किसने बतलाया या किसने परिभाषित किया, तो कौन था, माइकल फैराडे। ध्यान रखिएगा, माइकल फैराडे ने बताया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा क्या होती है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, तो उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमको ये देखना है कि वैद्युत क्षेत्र का एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है कि अलग अलग कई दिशाएं होती। तो देखो अगर इस बिंदु पर की बात करें, इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी एक ही स्पर्श रेखा। तो हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी। ठीक है, जिसे मान लो अगर हमने कोई यहाँ पे काल्पनिक रेखा ऐसे खींच दिया और यहाँ पर बिंदु लिया, तो यहाँ पर एक ही स्पर्श रेखा खींचोगे ना, यहाँ पर अगर कोई बिंदु लिया तो यहाँ पर भी एक ही स्पर्श रेखा खींचोगे, तो हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या दिशा होगी, कई दिशा होगी, दो दिशा तो हो नहीं सकती। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी, एक से अधिक दिशा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात? तो आप हम लिख भी सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिख लें, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा होती है। समझा गया? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर हम दिशा की बात करें तो एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी, क्योंकि उस बिंदु पर केवल आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गई बात? तो इसको नोट करें, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखा की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या इसके गुण होते हैं, उसकी भी चर्चा करनी है। ठीक है, तो नोट करें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण, क्या क्या इसके गुण होंगे उसकी बात कर लें।
वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है अब इस पे हम चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। देखिए गुण में सबसे पहले हम जान लें कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, अगर आपके पास दो आवेश हैं, एक आवेश है धन आवेश और एक आवेश है ऋण आवेश, दो आवेश हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं का पहला जो गुण यही है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएंगी। धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पे ऐसे। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण यही है कि हमेशा ये धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे पहला प्रॉपर्टीज का यही है। ठीक, तो पहला गुण अगर हम लिखें तो यही लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त होती है। क्या होती है, समाप्त होती है। यानी धन से ऋण की ओर। तो एक तरह से आपको ये भी दिख गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धन से ऋण की ओर। ठीक है, समाप्त होती है, अर्थात यहीं पे हम लिख दें, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव क्या होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। समझ में आ गया? वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं या यही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ही दिशा बतला रही हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से ऋण की ओर होती है। क्लियर है ना? कभी भी वैद्युत क्षेत्र की बात हो तो उसकी दिशा याद रखिए, उसकी दिशा हमेशा धन से ऋण की ओर है। ठीक है, क्योंकि ये धन से स्टार्ट होती है और ऋण पे समाप्त हो जाती है। तो ये हमेशा धन आवेश से किधर रहेंगे, ऋण आवेश की ओर। ठीक, दूसरा अगर हम इसका प्रॉपर्टी समझें तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि देखिए ये क्षेत्र रेखाएं जो उत्पन्न हो रही हैं वो आवेश के सरफेस से उत्पन्न हो रही हैं और सरफेस पृष्ठ पर ही जाके क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। यानी यह इसके अंदर से नहीं निकलती है, ना ही इसके अंदर समाप्त होती है। अगर ये इसके अंदर से निकले तो ये भी इसके अंदर से निकलेगा और ये इसके अंदर समाप्त होगा तो ये भी इसके अंदर समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बंद लूप। लूप का होता है जैसे माला पहनी हो, माला का होता है इसे होता है ना, इसी को हम फिजिक्स में बोलते हैं बंद लूप। ये बंद है, अगर कहीं एक जगह तोड़ दोगे तो ये बंद लूप नहीं है। ठीक है, तो जब ये धन आवेश से चल के ऋण आवेश पर समाप्त होती है, मतलब उसके अंदर से न चलती है ना उसके अंदर समाप्त होती है, तो इसका मतलब कि ये बंद लूप का निर्माण
नहीं करती है। भाई जब अंदर से स्टार्ट होती तब ना हाई लाइन और हाई लाइन सट जाता, और अंदर समाप्त होती तो यहाँ आके सट जाता, तो एक माला बन जाता। लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, ये अंदर से स्टार्ट नहीं हो रही है और ना ही अंदर। तो ये देखिए कहाँ माला बना, नहीं बना ना, इस तरह का बना। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, लूप का निर्माण नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि ये आवेश के ऊपर से स्टार्ट होगी, आवेश के ऊपर ही समाप्त हो जाती है। अच्छा, इसका जो तीसरा गुण है उसको भी हम देख लें। तीसरा गुण क्या है कि देखिए, जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास होंगी, सघन होंगी, जहां पर उनकी सघनता, सघनता का मतलब समझ रहे हो, पास पास होना। कहते हैं लोग ना, अरे बड़ी मेला बड़ी भीड़ रहा, बड़ी भीड़ का मतलब बहुत लोग पास पास रहे होंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं सघन। तो उसी तरह से जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होंगी तो वहां पर सघनता क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब सघनता ज्यादा होता है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। मेला में जा, जहां पे दूर दूर लोग खड़े हैं वहां पे जाओ, और जहां बहुत पास पास लोग खड़े हैं उसमें जाओ, कहाँ ज्यादा बल लगेगा, जहां पर लोग पास पास होंगे। सही है ना, दूर दूर वाले में तो कोई बल नहीं लगेगा, फिर ही घूमते रहो इधर उधर, कोई नहीं कुछ कहेगा। लेकिन जब सघन जहां पे होंगे लोग, बहुत पास पास लोग होंगे, अगर उसमें घुसोगे तो बहुत बल लगेगा आपके ऊपर। सही है ना। तो उसी तरह से जहां पर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होंगी वहां पर तीव्रता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, वहां ज्यादा बल लगेगा। और जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाएंगी वहां पर तीव्रता क्या होगा, कम होगा। तो जो आवेश है, अगर हम यहीं पे समझें तो देखो, ये जो एरिया देख रहे हो ना, एरिया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, बहुत पास है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है। लेकिन यही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब आगे आ रही हैं तो यहाँ पर देखो दूर दूर हो जा रही हैं। तो इसका मतलब कि आवेश के समीप वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं तो वहां पर आवेश का पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पे दूर दूर है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का पावर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समझा गई बात। तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, पास पास होती हैं, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, और जहां पे दूर दूर होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम हो जाती है। ठीक है, तो अगला जो प्रॉपर्टी यही है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां सघन होती हैं, सघन का मतलब समझ रहे हो ना, क्या, पास पास होती हैं, वहां वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता सबसे क्या होगी, अधिक होगी, सबसे अधिक होती है। ठीक है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सबसे अधिक हो जाती है। ठीक है, तो तीन गुण हमने देखा, और भी गुण है अभी हम बता रहे हैं। पहला गुण ये बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा ध्वंस से चल के ऋण पे समाप्त होगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ध्वंस से ऋण की ओर रहेगी। दूसरा गुण ये बताता है कि ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि ये आवेश के ऊपर स्टार्ट होती हैं, आवेश के ऊपर ही समाप्त हो जाती हैं। और तीसरा बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां बहुत पास पास होंगी, सघन होंगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी। ठीक है, चलिए आगे, इसका जो चौथा प्रॉपर्टी है इसको समझिएगा।
चौथा प्रॉपर्टी ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकदम पास पास हो जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी पर काटती नहीं है। एकदम पास पास हो जाएंगी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक वैद्युत क्षेत्र रेखा दूसरे वैद्युत क्षेत्र रेखा को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं काटती हैं दोनों एक दूसरे को। तो देखिए अगला प्रॉपर्टी में हम समझ लेंगे, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, जो क्या है, जो अमान्य है, ठीक है। क्यों अमान्य है? क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा है कि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को काट दे, जैसे यहाँ पे समझो, इसका फिगर जो है यहाँ बना लेना, जब ये लिखना ना तो इसका डायग्राम देखो। मान लो एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट दी। तो इस वक्र रेखा को स्पर्श करते हुए इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये होगा, और इस वक्र रेखा को स्पर्श करते हुए इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये होगा। ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा बता रहा है, ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा बता रहा है। यानी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, जबकि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा होती है। यहाँ पर क्या हो गई, दो दिशा हो गई। तो ये क्या है, गलत हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। समझा गई बात? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, होम एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को काटती नहीं है। तो कारण उसका यही है, यहाँ लिख दिया गया कारण, देखिए लिखा होगा क्योंकि, यही उसका कारण है, ये दो लाइन। क्योंकि जहां पर अगर ये काट दें तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाएगी, जबकि दिशा कितनी होती है, तो गलत हो गया ना, सही है। तो ये नोट कर लें, अभी और भी इसकी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, पहले इतना नोट करिए, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करें। ये चार प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की। अब पांचवा प्रॉपर्टी क्या है उसको हम देखें। पांचवी प्रॉपर्टी, देखिए जो पांचवा प्रॉपर्टी है इसका वो क्या है, वो ये है कि अगर कोई आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर है, ठीक है, तो वह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। जैसे मान लीजिए
इस तरह का कोई चालक है आपके पास, इस तरह का, और इस पर आवेश है, इस पर आवेश है, तो ये आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा क्या होगा, इस चालक के पृष्ठ के लंबवत रहेगा। हमेशा इस चालक का जो पृष्ठ होगा ना उसके लंबवत रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी अन्य कोण पर रहे, ये हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी चालक पर आवेश है तो वह जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा उसकी दिशा हमेशा उस पृष्ठ की क्या होगी, 90 डिग्री पे रहेगी, हमेशा लंबवत रहेगी, इस तरह से। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी है, किसी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत, सदैव पृष्ठ के लंबवत रहती है या पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, अगर धन आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होंगी, लंबवत, और यदि ऋण आवेश होगा इस पृष्ठ पर तो ये लंबवत ही पृष्ठ के ओर होंगी। समझ आई बात? अगर मान लो इस पृष्ठ पे धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत किधर होंगे, बाहर की ओर। लेकिन अगर इस पे सब ऋण आवेश है तो यही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत किधर हो जाएंगे, पृष्ठ की ओर, ऐसे हो जाएंगे, तब भी लंबवत रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये केवल धन आवेश पर लंबवत रहेंगी और ऋण आवेश पर नहीं, ऋण आवेश पर भी लंबवत होंगी, बस दिशा क्या हो जाएगा, उसका बदल जाएगा, पृष्ठ की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है किसी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, चाहे वो बाहर की ओर हो चाहे वो अंदर की ओर। लेकिन चालक पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होती, इसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होती, इसके अंदर ई क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जो भी होगी पृष्ठ के लंबवत किधर होगी, बाहर। ठीक है, तो ये इसका पांचवा प्रॉपर्टी है। छठा प्रॉपर्टी हम देख लें। छठा प्रॉपर्टी को केवल समझना है। देखिए, मान लीजिए एक धन आवेश था और एक ऋण आवेश था पहला प्रॉपर्टी में, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से ऋण की ओर थी, इस प्रकार। लेकिन सपोज करिए कि आपके पास दोनों धन आवेश, दोनों क्या है, धन आवेश है, ऐसे। अब इनकी वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनेगी, तो देखिए धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो यहां से निकलेगा, इसका भी निकलेगा, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। तो हाई रेखा जो यहां से निकलेगा ना, जब इसका आएगा और इसका आएगा तो इधर घूम जाएगा, हाई किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा, प्रतिकर्षण होगा ना, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यही से जाके हेयर मुड़ जाएगा और हाई जाके हेयर मुड़ जाता है। जैसे दूठो मेहरारू रिसियाल बाटी अपने में सामने सामना पड़ती है तो इंगली हेयर मुंह चढ़कर चल जाती है, इंगली हेयर चल जाती है, देखो ना, तो वही चीज है। देखो भाई यहाँ से चला, यहाँ से चला, दोनों पहले से विवाद बा, तो जब देखे दोनों सामने तो हेयर चल गई, हेयर चल गई, तो इस तरह हो जाता है इससे। देखो इसी तरह से दूसरी रेखा चली तो भी ऐसे हो जाएगी, इसका भी दूसरा चला वो भी ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर दोनों आवेश धन आवेश होंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, इस प्रकार से बन जाएंगे। इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, जीरो। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो हो जाएगा है? इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा नहीं, सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में जो रेखा चल रही है ना वो इधर मुड़ जा रही है, इसके बीच में जो चली वो इधर मुड़ गई, मतलब यहाँ पर प्रतिकर्षण सबसे क्या है, ज्यादा है, तभी तो मुड़ रही है, यहाँ पर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा हो जाएगा।
अच्छा, मान लो एक आवेश ऋण है, दूसरा भी ऋण है, समझो दोनों आवेश ऋण ऋण हो, ये दोनों क्या थे, ये दोनों क्या है, ऋण ऋण हो। यहाँ भी वही कंडीशन है, इसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है, आवेश की ओर होती है, किधर होती है, तो मतलब ऐसे बाहर से आएगी इधर, आई दूसर की ओर आई इधर, मतलब दोनों ऋषियाई हैं, अपने गुस्साई हैं, आई फिर ये अपने घर और मोड़ गई, नहीं अपने घर में चल गई। फिर वही चीज यहाँ भी देखो, समझ में आ गया, यहाँ भी क्या हो रहा है बताओ, यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, यहाँ भी प्रतिकर्षण हो रहा है। तो जब दो समान आवेश होंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी इस प्रकार से बनेंगी, और एक धन और एक ऋण होगा तो इस तरह बनेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक एक आवेश हो, सिंगल सिंगल आवेश हो, तब मान लो एक के आवेश हो वो धन, तब तब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से सॉरी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है आवेश से प्रारंभ होंगी और कहाँ जाएंगी, अनंत पे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ खत्म होंगी, अनंत पे चल जाएगी, ऐसे समझ में आ गया। अगर केवल एक आवेश है और वो भी आवेश धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से चल के कहाँ समाप्त होंगी, अनंत पर। तो वही चीज देखो, अगर ऋण आवेश होगा केवल तो अनंत से आएंगे कहाँ, ऋण आवेश पर, अनंत से कहाँ आएंगे, ऋण आवेश पर, ऐसे समझ में आ गया। यानी धन आवेश पर समाप्त होती है कहाँ, अनंत पे, और ऋण आवेश पर आती कहाँ से है, अनंत से, ठीक है। ये हो जाता है इनका अगला प्रॉपर्टी 6 नंबर। अगर दोनों आवेश समान नेचर के होंगे तो उनके वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण उनकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार हो जाएंगी। लेकिन अगर ये सिंगल सिंगल आवेश होंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश के लिए अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे अनंत पे समाप्त हो जाएंगी। और इसमें क्या होगा, अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये कहां से प्रारंभ होती है, अनंत से, ऋण आवेश में अनंत से क्या होंगी, प्रारंभ होंगी, और कहाँ खत्म होंगी, ऋण आवेश पर, और ई कहाँ खत्म होंगी, अनंत पर, अनंत पर क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगर धन आवेश है तो धन आवेश से प्रारंभ होंगी और अनंत पे समाप्त होंगी, और यदि ऋण आवेश होगा तो अनंत से प्रारंभ होगी, धन आवेश ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएंगे। ये तब होगा जब एक एक आवेश होंगे, सिंगल सिंगल। डबल होंगे तो डबल में या तो दोनों धन हो या तो दोनों ऋण हो, तो इस तरह बनेगा प्रतिकर्षण के कारण। और यदि एक धन एक ऋण हो तो इनके बीच आकर्षण होगा, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार बनेगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है। अब इसमें कहीं कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होता है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।